हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की काफ़ी फेमस पोएम द लोटस ईटर्स को डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रहा था इस वाले टॉपिक के लिए। ये जो नोट्स रेडी किए हुए लगभग हम 5 से 6 पेज का रेडी किए हुए हैं। सबसे पहले इसमें हम इंट्रोडक्शन डिस्कस किए हुए हैं, फिर ऑथर के बारे में, इस पोएम के स्ट्रक्चर के बारे में, फिर एनालिसिस वाला सेक्शन आएगा। तो एनालिसिस वाला सेक्शन जो है ना, ये जिसको हम लोग समरी वाला सेक्शन कह सकते हैं, उसको हम छोटा रखे हुए हैं क्योंकि ये कविता बहुत लंबी है। अगर हम इस कविता का समरी मतलब डिटेल में या लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं ना, तो 8 से 10 पेज में सिर्फ वही हो जाता। इस वजह से समरी वाला सेक्शन, एनालिसिस वाला सेक्शन 3 साढ़े 3 पेज का रखे हुए हैं। उसके बाद एंड में कंक्लूजन है। तो ये 5-6 पॉइंट में डिस्कस कर रखे हैं नोट्स, और बाकी कोशिश किए हुए काफ़ी ईजी लैंग्वेज में नोट्स हो ताकि आप लोग को आसानी से समझ आए और याद भी आसानी से हो जाए। ठीक है, ये वीडियो अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है, आपके सिलेबस का है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो में कैसा लगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन है। इंट्रोडक्शन में है द लोटस ईटर्स बाय अल्फ्रेड टेनिसन इज ए फेमस पोएम ऑफ द विक्टोरियन पीरियड। मतलब द लोटस ईटर, जिसको कि लिखा गया है अल्फ्रेड टेनिसन के द्वारा, जिसको कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन भी कहते हैं, वो काफ़ी प्रसिद्ध पोएम है विक्टोरियन पीरियड का। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन हिज पोइट्री कलेक्शन इन 1832। इस पोएम को, इस कविता को पहली बार पब्लिश करवाया गया उनके पोइट्री के कलेक्शन में 1832 में। इट वॉज इंस्पायर्ड बाय ए ट्रिप दैट टेनिसन टुक टू स्पेन विथ हिज गुड फ्रेंड अर्थर हेलम वेयर दे सॉ द प्रिनेश माउंटेन्स। मतलब ये जो पोएम है ना, ऑथर इंस्पायर्ड होके, प्रेरित होके, एक ट्रिप से प्रेरित होके लिख रखे हैं। वो जो ट्रिप पे गए थे वो अपने फ्रेंड अर्थर हेलम के साथ गए थे, और उस समय जब वो प्रिनेस माउंटेन्स को देखे थे ना, तो उस ट्रिप से इंस्पायर्ड होके ऐसा माना जाता है कि टेनिसन जो है ये कविता लिख रखे हैं। उस ट्रिप से अल्फ्रेड टेनिसन को प्रेरणा मिली ये कविता लिखने की। द विक्टोरियन क्राइसिस इज एप्टली प्रेजेंटेड इन द पोएम। विक्टोरियन क्राइसिस इट मीन्स विक्टोरियन पीरियड के टाइम का जो डिफिकल्ट समय था, जो मतलब प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था उस समय ना विक्टोरियन पीरियड में, उसको बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया, बड़े अच्छे तरीके से दिखाया गया इस कविता में। इट इज ऑल्सो सेड दैट, ये भी कहा जाता है कि द पोएट फाउंड इंस्पिरेशन फ्रॉम होमर्स ओडिसी एंड रोट दिस पोएम, कि हम लोग के जो ऑथर हैं उनको इंस्पिरेशन मिली होमर, जो काफ़ी फेमस पोएट है ग्रीक के, उनका जो काफ़ी फेमस वर्क है ओडिसी। तो होमर के ओडिसी वर्क से इंस्पायर्ड होके, प्रेरित होके ये कविता टेनिसन लिख रखे हैं, ये भी कहा जाता है, ये भी माना जाता है। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन हम लोग का खत्म हो गया। नेक्स्ट अबाउट ऑथर वाला सेक्शन आएगा। द ऑथर ऑफ दिस पोएम, इस कविता के जो ऑथर है अल्फ्रेड टेनिसन, इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विक्टोरियन पोएट्स इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर के विक्टोरियन पोएट्स, मतलब जितने भी विक्टोरियन पीरियड में पोएट आए ना, उनमें सबसे ग्रेटेस्ट, उनमें सबसे महान कवियों में से एक है। ही इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भी उनको कहा जाता है या फिर माना जाता है, बिकॉज क्योंकि ही सोज ऑल द विक्टोरियन ट्रेंड्स इन हिज पोइट्री, क्योंकि वो अपनी कविताओं में ना विक्टोरियन ट्रेंड्स, इट मीन्स विक्टोरियन पीरियड का जितना भी, मतलब जो भी स्टाइल फॉलो किया जाता था, जो भी टॉपिक को कवर अप किया जाता था, या फिर जो भी होता है ना कि चीज़ को, जिन चीज़ों को पोइट्री के थ्रू कवर अप किया जाए, जिन मोड को, जिन स्टाइल को, जिस टॉपिक को कवर अप किया जाए ना, वो सारा कुछ ये अपने कविता में कवर अप करते थे, इसलिए इनको विक्टोरियन एज का रिप्रेजेंटेटिव भी कहा जाता है। ही रोट ए लॉट ऑफ लिटरेरी वर्क्स, ढेर सारा साहित्यिक वर्क लिख रखे हैं, सच है जैसे कि ब्रेक ब्रेक ब्रेक, इस पर हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखे हैं, काफ़ी फेमस पोएम है अल्फ्रेड टेनिसन की। द चार्जेस ऑफ द लाइट ब्रिगेड, द प्रिंसेस, इस पर भी वीडियो अपलोड है, ये भी काफ़ी लंबी पोएम है। मोस्ट ऑफ द पोएम जो है ना इनकी बहुत लंबी लंबी कविता है, मतलब 5-6 पेज की कविता है। एंड क्रॉसिंग द बार, मच ऑफ हिज वर्स वॉज बेस्ड ऑन क्लासिकल माइथोलॉजिकल थीम्स। इट मीन्स जो ढेर सारी इनकी कविता है, वर्ष है ना, वो आधारित है परंपरागत माइथोलॉजिकल थीम्स पे, इट मीन्स पौराणिक विषय पे। सच है जैसे कि यूलिसिस में वो माइथोलॉजिकल थीम को फॉलो कर रखे हैं। इन मेमोरियम AHH वॉज रिटन टू कॉमेमोरेट हिज फ्रेंड अर्थर हेनरी हेलम। मतलब अल्फ्रेड टेनिसन जो पोएम लिख रखे हैं इन मेमोरियम AHH, यहाँ पे AHH का अर्थ है अर्थर हेनरी हेलम, ये लिखा गया है वो अपने फ्रेंड को ना, एक हम लोग बोल सकते हैं
अपने फ्रेंड का अभिनंदन किए हैं या अपने फ्रेंड को याद करते हुए उनके याद में ये कविता लिख रखे हैं, ये इन मेमोरियम। और ये जो अर्थर हेनरी हेलम है ना, वो काफ़ी अच्छे फ्रेंड थे अल्फ्रेड टेनिसन के, लेकिन उनकी जो मृत्यु है 22 साल की उम्र में ही हो गई थी। इस वजह से ऑथर जो है उनकी याद में इन मेमोरियम पोएम लिखते हैं, और काफ़ी फेमस पोएम है इंग्लिश लिटरेचर का ये इन मेमोरियम, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में है भी है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप लोग अर्थर हेनरी हेलम का कोई भी वर्क पढ़ रहे हो तो। अब नेक्स्ट हम लोग इस पोएम के स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। द पोएम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स की जो हम लोग की प्रेजेंट कविता है उसको 2 पार्ट्स में बांटा गया है। द पोएम्स फर्स्ट एंड द सेकेंड हाफ आर स्ट्रक्चर्ड डिफरेंटली, मतलब पहला पार्ट जो है कविता का और जो दूसरा पार्ट है ना, दोनों का संरचना बिल्कुल अलग अलग है, दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम इज ब्रोकन इंटू 5 9-लाइन स्टांजा, की पहले पार्ट में 5 9-9 लाइन का स्टांजा है, मतलब टोटल 45 लाइन्स है पहले ही पार्ट में। 9 लाइन्स स्टांजा आर कॉल्ड स्पेंसेरियन स्टांजा, 9 लाइन के स्टांजा को स्पेंसेरियन स्टांजा कहा जाता है बिकॉज क्योंकि स्पेंसर यूजेस देम इन फेयरी क्वीन, कि स्पेंसर जो काफी फेमस ऑथर है ना, वो जब अपना वर्क फेयरी क्वीन लिखे ना तो उसमें 9 लाइन स्टांजा वाला पैटर्न फॉलो, इस वजह से जो 9 लाइन वाली स्टांजा होती है ना उसको स्पेंसेरियन स्टांजा कहा जाता है। द राइम स्कीम इज कंटिन्यूअस थ्रू फॉलोइंग द ABABBCBCC पैटर्न्स, मतलब पूरे जो है फर्स्ट पार्ट का जो राइम स्कीम है सारे स्टांजा का वो सेम ही है, जो कि ABABBCBCC करके पैटर्न है। फर्स्ट 8 लाइन्स आर रिटेन इन आयम्बिक पेंटामीटर, की पहला जो 8 लाइन है किसी भी स्टांजा का उसको आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। वाइल द 9th इज मेड अप ऑफ 6 आयम्बिक फीट, और जो सबसे आखिरी लाइन इट मीन्स 9th लाइन है ना उसमें 6 आयम्बिक फीट का यूज किया गया है, विच इज नोन एज अलेक्जेंड्राइन, जिसको कि हम लोग अलेक्जेंड्राइन के नाम से जानते हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ द पोएम डजंट फॉलो एनी स्पेसिफिक राइम स्कीम, कि जो दूसरा पार्ट है इस कविता का, पहला पार्ट तो हो गया 45 लाइन्स का, लेकिन जो दूसरा पार्ट है उसमें कोई राइम स्कीम को फॉलो नहीं किया गया और मीटर ना ही किसी मीटर को फॉलो किया गया है। इच स्टांजा हैज इट्स ऑन टॉपिक एंड राइमिंग सिस्टम, मतलब सारा स्टांजा का अपना खुद का एक टॉपिक है, अपना राइमिंग सिस्टम है, मतलब नंबर ऑफ लाइन्स भी डेफिनेट नहीं है कि कितना कितना लाइन्स का स्टांजा है, तो कुछ भी डेफिनेट नहीं है, सारा कुछ जो है बड़े ही हम लोग बोल सकते हैं अनइवन तरीके से लिखा गया है। अब नेक्स्ट जो हम लोग का एनालिसिस वाला सेक्शन आ जाता है पोएम का। इसमें सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस किए हुए हैं पोएम के, उसके बाद सेकेंड पार्ट को। तो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम। आफ्टर ए लॉन्ग ट्रिप, काफी लंबे ट्रिप के बाद, यूलिसिस एंड हिज क्रू एंडेड अप इन द स्ट्रेंज लैंड ऑफ द लोटस ईटर्स। यूलिसिस और उसके क्रू के मेंबर, मतलब उसके साथ जो कुछ लोग थे ना, वो लोग एक अजीब से लैंड, अजीब से जगह पे पहुंचते हैं जो कि लोटस ईटर्स का जगह था। इट वॉज एन आइलैंड, ये एक आइलैंड था, वेयर सैड पीपल हु एट लोटस लिव्ड, जहाँ पे दुखी लोग जो कि लोटस खाते थे, लोटस खा के रहते थे। यहाँ पे लोटस का अर्थ ना वो फूल वाला लोटस नहीं होता है, यहाँ पे लोटस का अर्थ होता है क्या कि एक ऐसा इंसान ना जो मतलब डिस्ट्रैक्ट हो चुका हो या उसको किसी चीज की बुरी एडिक्शन लग गई हो, ठीक है। यहाँ लोटस का अर्थ वो होता है, फूल से नहीं है, आप ये चीज समझिएगा। इस कविता में लोटस का अर्थ जो है एक ऐसा एडिक्शन है जिस वजह से कोई इंसान पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अराउंड द कोस्ट ए ड्रीमी ऑरा वॉज ऑलवेज प्रेजेंटेड, मतलब कोस्ट के नजदीक, इट मीन समुद्र तट के नजदीक ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक ड्रीमी ऑरा, एक ड्रीमी आकृति, मतलब स्वप्न में जो धुंधला सा आकृति दिखता है ना, वो हमेशा उपस्थित है, ऐसा प्रतीत होता है। इन्यूमरेबल स्ट्रीम डिसेंडेड ऑन द वैली, इन्यूमरेबल स्ट्रीम्स इट मीन्स अनगिनत धाराएं जो है वैली में उतर रही है, इट मीन्स घाटी में प्रवेश कर रही है। लाइक रेथ ऑफ स्मोक, बस धुएं की माला की तरह, मतलब धुएं की माला की तरह जो है अनगिनत धाराएं घाटी में, वैली में प्रवेश कर रही है। अंडर एन अनएनर्जेटिक मून, एक अनएनर्जेटिक इट मीन्स ऊर्जाहीन मून के नीचे, अनएनर्जेटिक मून से यहाँ पे तात्पर्य है कि एक ऐसा चांद जो कि मतलब जिसमें एनर्जी ना हो, इट मीन्स आपको पता होगा जैसे इवनिंग के टाइम में या कभी डे के टाइम में जो चांद हम लोग को दिखता है तो उस चांद की कोई वैल्यू नहीं होती, मतलब दिख रहा है कि चांद है, एक तरफ सूरज है और एक तरफ चांद है, लेकिन वो चांद ना तो रोशनी दे रहा होता है, ना ही चांदनी फैला रहा होता है और ना ही शीतलता प्रदान कर रहा होता है। तो वैसे चांद को यहाँ पे अनएनर्जेटिक मून कहा गया है। स्लोली द सन अपीयर टू बी लोअरिंग टुवर्ड्स द वेस्ट, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि धीरे धीरे जो सन है ना वो वेस्ट की तरफ जा रहा है, इट मींस धीरे धीरे सन जो है वो डूब रहा है, अस्त हो रहा है। अब आगे हम पोएम का ही लाइन यूज कर रखे हैं कोटेशन के रूप में। आप किसी भी नोट्स को लिखते टाइम अगर कोटेशन यूज करते हो तो बेस्ट रहेगा।
courage, he said, and pointed towards the land. The lotus eaters gathered around the ship of Ulysses as the light faded. और जैसे ही लाइट फेडेड मीन्स लाइट कम होता है ना, तो लोटस ईटर्स जो सारे थे ना वो यूलेसिस के शिप के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं टू कॉमेमोरेट देम, और उनके अभिनंदन के लिए, उनके स्वागत के लिए दे हेल्ड ब्रांचेस इन देयर हैंड्स दैट वेयर फिल्ड विथ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। तो उनके स्वागत के लिए वे लोग ना अपने हाथ में ब्रांचेस इट मीन्स डाली ले रखे थे पेड़ का, जिसमें कि ना भरा पड़ा था फ्रूट से और फ्लावर्स से। दे वे आर सो चार्मिंग, और ये जो फ्लावर्स थे काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग, सुंदर फूल जो है काफ़ी ज़्यादा सुंदर मनमोहक थे, एंड नाइस, और काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। एंड दे मेड द टेम्पटेशन टू द सेलर्स, और जो सेलर्स आ रखे थे ना, इस वजह से सेलर्स के अंदर ना लालच, लोभ जाग रहा था उन फल को, उन फूलों को देखकर। सम ऑफ देम लाइक, मतलब यहाँ पे फिर से एडिक्शन की बात की जा रही है, एडिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जा रहा है बात। सम ऑफ देम, और उनमें से कुछ, लाइक द सेलर्स हु हैड ट्राइड द लोटस, कि वहाँ पे जो भी नाविक जो है वो लोटस ट्राई किए, उसको खाए, बिकेम लेजी, वो भी लेजी हो गए, एंड ड्रीमी, और स्वप्न में रहने लगे, एंड दे फेल अस्लीप, और फिर सो जाते हैं, मतलब आलसी हो जाते हैं। दे डिसम्बार्क्ड फ्रॉम देयर शिप्स, अपने जहाजों से वे लोग उतरे, एंड टुक ए सीट ऑन द सी शोर्स येलो सैंड, और सी शोर इट मीन समुद्र के किनारे, येलो सैंड पीले कलर के सैंड पे वो लोग सीट इट मीन्स बैठते हैं। द मून वॉज राइजिंग एट द मोमेंट, और तभी जो है मून राइज करने लगता है, इट मीन्स चांद जो है निकलना शुरू हो जाता है। वाइल द सन वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ देम, और उन्हीं के सामने जो है सन जो है सेट भी हो जाता है, इट मीन्स अस्त हो जाता है। इन देयर ईयर्स, उनके कानों में, द सूदिंग मर्मर ऑफ द स्ट्रीम्स वॉज लाइक म्यूजिक, उनके कानों में ना एक मतलब स्ट्रीम्स की इट मीन्स धाराओं की, जो धाराएं घाटी में प्रवेश कर रही थी ना, उसका आवाज आ रहा था, वो उनको मीठा सूदिंग सा, मतलब एकदम होता है ना कान को जो ध्वनि अच्छा लगे, वैसा प्रतीत हो रहा था। धारा का जो आवाज था, धारा का जो गुनगुनाहट था। इट गैव देम मच डिलाइट टू थिंक ऑफ देयर होम्स, और ये चीज़ें जो है इनको इतनी खुशी दे रही थी, इतनी आनंद दे रही थी, जिससे वे लोग जो है अपने घर के बारे में सोच पा रहे थे। देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं इन सारी चीज़ों को अनुभव करने के बाद। एंड देयर वाइफ्स, और अपने पत्नियों के बारे में सोचते हैं। फिर से यहाँ पे पोएम का लाइन लिख रखे हम, आवर आइलैंड होम्स फार बियॉन्ड द वेव, वी विल नो लॉन्गर रोम। अब नेक्स्ट जो है सेकेंड पार्ट ऑफ द पोएम, हम लोग पोएम के सेकेंड पार्ट को शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, फिर कंक्लूजन वाला सेक्शन आ जाएगा। दिस सैंग ऑफ द स्वीट म्यूजिक, मतलब वे लोग मधुर गीत गाते हैं, फॉलिंग इन रिदम सॉफ्टर देन द क्रैकल ऑफ द फॉलिंग रोज पेटल्स और द नाइट ड्यू इन साइलेंट स्ट्रीम्स, मतलब जो वहाँ पे वो लोग जाने के बाद जो स्वीट म्यूजिक, जो प्यारा सा मधुर सा गीत गाते हैं ना, उसकी तुलना की गई है, उसको सॉफ्ट बताया गया है। किस चीज़ से? कि जब रोज़ का पेटल इट मीन्स गुलाब की जो पंखुड़ी गिरती है ना, उससे भी ज़्यादा मधुर बताया गया है उनके गानों को, उसके आवाज़ से भी ज़्यादा। या फिर जब रात के समय नदी की शांत धाराओं में जब ओस गिरता है, तो उस समय जो साइलेंट स्ट्रीम्स में जो आवाज़ उत्पन्न होता है ना, उससे भी मधुर आवाज़ बताया गया है, उससे भी ज़्यादा मधुर आवाज़ में वे लोग गीत गाते हैं। दे स्टार्टेड थिंकिंग दैट, वे लोग सोचना स्टार्ट करते हैं कि डेथ इज़ द इनएविटेबल एंड, कि डेथ जो है अनिवार्य अंत है ऑफ द लाइफ, जीवन का। सो ऑल लेबर इज मीनिंगलेस, इसलिए कोई भी जो मेहनत है वो क्या है? मीनिंगलेस है, उसका कोई अर्थ है ही नहीं, कि अंत में तो मृत्यु को प्राप्त करना ही है। फाइटिंग एविल नॉन स्टॉप डज नॉट गारंटी हैप्पीनेस, मतलब बुराई के साथ ऐसे नॉन स्टॉप कंटिन्यू लड़ना, ये गारंटी नहीं है इस चीज़ की कि इसके बाद जो है हैप्पीनेस मिलेगी, खुशियाँ मिलेगी। सो वाई दे शुड बी विक्टिम्स ऑफ हार्ड वर्क, इसलिए वे सोचते हैं कि क्यों वे लोग विक्टिम बने हुए हैं, पीड़ित हो रखे हैं हार्ड वर्क से, कठिन परिश्रम से। एंड बिटर सॉरो, और साथ ही साथ बिटर सॉरो इट मीन्स हो जाता है कड़वे दुख का, क्यों वे लोग सामना कर रहे हैं। वेयर ऑल द थिंग्स इन नेचर इंजॉयरस, जबकि जो नेचर में जितनी भी चीज़ें हैं, प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं, वे सारी चीज़ें क्या करती है? इंजॉय करती है, आनंद लेती है। लिव्स फ्लावर एंड फ्रूट्स, जितने भी पत्ते हैं, फ्लावर है, फ्रूट्स है, एवरीथिंग ग्रोज एंड डीके इन पीस, वे सारी चीज़ें ग्रो होते हैं, इट मीन्स बढ़ते हैं, और पीस में इट मीन्स शांति में नष्ट भी हो जाते हैं, मतलब कोई टेंशन नहीं, कोई मेहनत नहीं करते हैं। देयर इज नो जॉय बट काम, मतलब यहाँ पे कोई आनंद नहीं बट शांति है, इस तरीके का लाइन यूज किया गया है। देयर इज नो एक्साइटमेंट, ना ही कोई एक्साइटमेंट होती है, उत्तेजना होती है। नो हरी अप, ना ही कोई जल्दी है। एंड ऑल इज मूविंग टुवर्ड्स डेथ पीसफुल्ली, कि नेचर में जितनी भी चीज़ें होती है वो धीरे धीरे डेथ की तरफ जा रही है, ना तो उन लोगों को एक्साइटमेंट है, ना ही कोई खुशी है, ना ही कोई दुख है, शांति से उन लोग का काम चल रहा है। दे आस्क देमसेल्फ, तो अब ये लोग जो है खुद से ही पूछते हैं कि वाई मेन्स लाइफ शुड बी
फुल ऑफ लेबर, कि क्यों जो मनुष्यों का जीवन है वो लेबर से भरा पड़ा है, इट मीन्स परिश्रम से, श्रम से भरा पड़ा है, कठिनाइयों से भरा पड़ा है। एंड दे शुड नॉट स्पेंड इट पीसफुल्ली, और क्यों वे लोग अपने लाइफ को पीसफुल्ली, इट मीन शांतिपूर्ण तरीके से स्पेंड नहीं कर सकते। एंड एंजॉय रेस्ट, और क्यों नहीं वो बाकी सारी चीज़ों की तरह, इट मीन्स नेचर की तरह अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। सो यूलिसिस क्रू मेंबर डिबेट, इस वजह से यूलिसिस के जितने भी क्रू मेंबर्स हैं, उनके जो साथी हैं, वे सारे लोग डिबेट करते हैं, एक दूसरे से बहस करते हैं, मतलब वाद विवाद होता है, अपना अपना राय रखते हैं। फिर से यहाँ पे पोएम का लाइन यूज कर रखे हैं। द लोटस ब्लूम्स बिलो द बैरन पिक, द लोटस ब्लोज बाय एवरी विंडिंग क्रिक। देयरफॉर, इसलिए दे वांटेड टू स्टे ऑन आइलैंड ऑफ लोटस ईटर, कि वे लोग जो है, जो भी यूलिसिस के क्रू मेंबर हैं, वो लोग चाहते हैं अब लोटस ईटर्स वाले आइलैंड में रहना। दे वुड रिफ्लेक्ट पीसफुल्ली ऑन देयर डिसीज्ड कंपेनियंस, वे शांतिपूर्ण तरीके से अपने मृत साथियों, जो डिसीज्ड इट मीन्स होता है जो उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो वैसे जो उनके कंपेनियंस थे, साथी थे, उन पे विचार करेंगे। एंड अर्लियर एक्सपीरियंस, साथ ही साथ अपने पुराने अनुभवों पे भी विचार करेंगे, अगर वो लोग लोटस ईटर वाले लैंड में रहते हैं तो। दाउ दे लव देयर फैमिली, हालांकि वे लोग अपने फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, वेरी मच, बहुत ज्यादा। नो इट वॉज यूजलेस टू रिटर्न टू देयर फैमिली, लेकिन अब जो है यूजलेस है, बेकार है अपने परिवार के पास वापस जाना, ऐसा उन लोग का मानना है। दे हैव बीन आउट ऑफ द होम फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड, ये लोग अभी घर से अपने बाहर है काफी लंबे समय से। They must have been taken for dead, ऐसा मान लिया गया होगा, पक्का उन लोगों को लगता है कि ऐसा मान लिए होंगे उसके फैमिली वाले लोग कि वे लोग मारे जा चुके हैं। एंड देयर चिल्ड्रन मस्ट टेक एन ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उनके जो बच्चे होंगे वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले चुके होंगे एट होम, घर का। सो दे थॉट इट बेस्ट टू बी लेफ्ट अलोन, इसलिए वे लोग सोचते हैं कि अकेला रहना ही सही है, इट मीन्स अब ये लोटस ईटर्स वाले आइलैंड में ही रहना सही है, इट मीन्स अपने एडिक्शन में, पीस में ही रहना सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है कंक्लूजन वाला सेक्शन आ जाएगा, वहां पे हम लोग का पोएम का एनालिसिस वाला सेक्शन खत्म हो गया। 10 पोएम द लोटस ईटर्स, इस प्रकार जो कविता है हम लोग की द लोटस ईटर्स इज लुकिंग एट द ह्यूमन कंडीशन, ये ह्यूमन कंडीशन के बारे में, इट मीन्स मानव की स्थिति को दिखाया गया इस कविता के जरिए। एंड इट इंटरेस्ट सेंटर इन द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिजायर टू टेक रेस्ट, और इसकी जो दिलचस्पी है, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं जो कविता जो है ना इर्द गिर्द घूमती है, इस कन्फ्लिक्ट के इर्द गिर्द, इस संघर्ष के इर्द गिर्द, कि इसमें दिखाया गया है कि वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी चीज़ का भार उठाना, इट मीन दायित्व लेना, और साथ ही साथ जो वो इच्छा होती है रेस्ट करने की, जीवन में आराम चाहने की बिना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो किए हुए, तो उन दोनों चीज़ों के बीच कन्फ्लिक्ट को दिखाया गया है। एक मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरा पड़ा लाइफ और एक रेस्ट वाला लाइफ, दोनों इच्छाओं के बीच ना एक कन्फ्लिक्ट दिखाया गया है इस कविता के जरिए। दिस पोएम फोकसेस मोर ऑन द मैन, ये जो कविता है फोकस करती है, इट मीन्स ध्यान केंद्रित करती है, प्रकाश डालती है मनुष्यों पे, हु इंजेस्टेड द लोटस फ्लावर, जो कि इंजेस्ट इट मीन्स हो जाता है निगल लिए हैं या फिर खा लिए हैं लोटस फ्लावर, इट मीन्स कोई ना कोई एडिक्शन में पड़ गए हैं या फिर डिस्ट्रैक्ट हो गए, एंड हाउ इट्स अफेक्ट देम, और कैसे ये डिस्ट्रैक्शन और ये कैसे जो है एडिक्शन उनको अफेक्ट करती, उनके ऊपर प्रभाव डालती है। द लोटस काउजेज दैम टू बिकम वेरी डिप्रेस्ड, कि उस लोटस की वजह से, उस एडिक्शन की वजह से, उस डिस्ट्रैक्शन की वजह से जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। मेनली अबाउट हाउ दे विल नेवर सी देयर फैमिलीज अगेन, और मेनली इस चीज़ को लेके कि कैसे वे लोग कभी अपने फैमिलीज को दोबारा नहीं देख पाएंगे, इवन दाउ दे रियली वांट टू, हालांकि जब वो चाहते भी होंगे अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा मिलना देखना, तब भी वो अपनी फैमिली को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का ये नोट्स वाला सेक्शन, कंक्लूजन वाला सेक्शन खत्म हो जाता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।